बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, इलेक्शन के फौरी बाद मैं आपके सामने मौजूद हूँ और अभी इलेक्शन के फौरी बाद हुए तो 2 दिन हैं। मेरा ख्याल है 48 घंटे कमोबेश गुजर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं। 48 घंटों से ज़्यादा हो चुका है लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आए, तो मैं कह सकता हूँ कि अब भी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर इतना कम्युनिकेशन का मसला, इतना ज़्यादा रिजल्ट अनाउंसमेंट में डिले होता है शायद दुनिया के किसी और मुल्क में, बल्कि दूर अफ्तादा मुल्क में। मेरा ख्याल है जंगलों में भी अगर इलेक्शन होता तो इससे पहले रिजल्ट आ जाता, जो पाकिस्तान में नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा ये मैं और आप सब जानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सारे दावे धरे के धरे रह गए। रात 12 बजे तक उनका वादा था, इलेक्शन डे पर रात 12, हम 12 ना सही अगले दिन के 12 समझ लेते, लेकिन तब तक भी रिजल्ट नहीं आया। बल्कि 9 बजे के बाद तो इलेक्शन में रिजल्ट्स आना रुक गए। क्यों रुक गए, ये एक और सवाल है। सवाल पे सवाल, 10 सवाल किए चले जा रही है अवाम, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा। कोई फॉर्म 45 पे जीत रहा है तो कोई फॉर्म 47 पे जीत रहा है। ये कैसा इलेक्शन है और इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इलेक्शन 2024 के इलेक्शन पर कुछ लबकुशाई करूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं इलेक्शन को हमारे माजी के इलेक्शंस पर भी थोड़ा सा आप सबकी नज़र ले जाने की कोशिश करूं, ताकि पता तो चले कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है वो क्यों चल पा रहा है, ऐसा इस तरह से क्यों होता है, वजह क्या है इसके पीछे, और वो पसे पर्दा अनासिर या वो पसे पर्दा लोग कौन हैं जो इलेक्शन के इन सारे मामलात को अपने अंदाज में सेटल करते हैं। और यकीनी तौर पर अब ये वक्त आ गया कि हम सबको मिलकर उन तमाम मुहर्रिकात पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस 2024 के इलेक्शन में कम से कम अवाम ने अपना हक पूरी तरह अदा किया, और जिस बड़ी तादाद में अवाम ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हौसला अफजा बात पाकिस्तान की तारीख में हो नहीं सकती कि इस किस्म के घुटन के माहौल में भी अवाम ने निकल कर अपना वोट, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। बहरहाल मैंने कहा कि मैं 2024 के इलेक्शन पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मैं पे थोड़ा सा आपको हमारे पाकिस्तान के इलेक्शंस, माजी के इलेक्शंस की तरफ लेके जाऊँ। तो नाज़रीन कराम, 1970 के इलेक्शन में मैंने और आपने देखा था कि उस वक्त की अवामी लीग को 167 वोट मिले थे। 1970 की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। 71 में पाकिस्तान का एक चंक, पाकिस्तान का एक बाजू कहते हैं, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, वो हमसे जुदा हुआ और फिर बांग्लादेश की सूरत में हमारे सामने आया। तो 167 सीटें थी अवामी लीग की, मुजीबुर रहमान, जिसे यकीनी तौर पर तारीख हमेशा याद रखेगी किसी न किसी अंदाज में, और 86 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, भुट्टो साहब की पार्टी के यहाँ पर। और क्लेम ये था कि उस वक्त की तारीख जो बताइए, बदकिस्मती है कि हमारी तारीख जो है, पाकिस्तान की तारीख जो है, ये भी इतनी मस्ख शुदा तारीख हमारे नौजवानों को या हमारे बच्चों को दी जा रही है, खुद हमें भी दी गई है, कि हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे कि उस वक्त कौन सही था या कौन गलत था। जाहिर सी बात है, हम आज के हालात देखकर, आज के मामलात को देखकर, आज की पोजीशंस को देखकर कुछ माजी का अंदाज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन शायद इसके लिए कुल्ली तौर पर बात करना, क्योंकि हमारे पास हर किस्म की राय को इस अंदाज से अपने अपने मकसद के लिए उछाला या दिखाया जाता है। मीडिया हमारा, यकीनी तौर पर मैं और सब जानते हैं कि किस हद तक बोल सकता है और किस हद तक नहीं बोल सकता। तो 1970 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा था, जिसमें अवामी लीग ने एक मेजॉरिटी हासिल की थी, और ये मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद इलेक्शन था जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को मिली है। मैं इसके बाद आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद 1977 का इलेक्शन, और इस इलेक्शन को यकीनी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई, और इसके बाद यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े टर्मोइल से पाकिस्तान गुजरा था। 2002 का इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन है जिसे हम कहते हैं कि एक तरक्की, पाकिस्तान एक अच्छी तरक्की की राह पर चल पड़ा था, और इसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ कुछ थोड़े से इलेक्शन होना शुरू हुए, वरना इससे कबल जो है वो बहुत सारे बीच में गैप्स भी आए हैं, और मिलिट्री
यानी कि मैं कहता हूं कि आर्मी की हुकूमत भी रही, मार्शल लॉ रहा यहां पर, लेकिन 2002 के बाद मैं समझता हूं कि 2024 के इलेक्शन तक कुछ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रही है और इलेक्शन देर से सही होते रहे। लेकिन ये इलेक्शन किस अंदाज से हुए देखिए। 2002 में 342 सीटें थी टोटल कौमी असेंबली की, जिसमें से 118 सीटें मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। याद है आपको? मुस्लिम लीग काफ को 118 सीटें, 342 में से मेजॉरिटी नहीं थी, किसी और पार्टी का साथ लेना जरूरी बन गया था। ठीक है, फिर ट्रेंड पे आइए, 2008 की मैं बात कर दूं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लेकिन 125 सीटों पर, 342 का ऐवान था, 125 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली या दी गई। फिर वही हवा में लटकती हुकूमत, हवा में लटकती हुकूमत। क्या क्या कहूं मैं इन सब बातों के सामने, मुझे कुछ समटाइम कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलता कि ऐसी हुकूमतों का क्या फायदा। और आपको याद है कि उस वक्त एक अहम तरीन बूम आया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शायद इससे ज्यादा सीटें हो सकती थी, लेकिन सीटें उस वक्त भी नहीं मिली इन्हें, मतलूबा सीटें, मतलूबा मेजॉरिटी नहीं मिली, और फिर उन्हें यकी मांगे तांगे की हुकूमत बनानी पड़ी। और जो है वो सांस अटकी हुकूमत जब भी बनती है तो फायदा उन हुकूमतों का नहीं होता, बल्कि कुछ और लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो बहरहाल 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 125 सीटों के साथ हुकूमत बनी, वही अलायंस की हुकूमत, मिला के सबको हुकूमत करना, किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाना। फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत नहीं बन पाई। 2008 की बात कर रहा हूं। 2013 पे आ जाइए। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग निस्बतन बेहतर सूरत में सामने आई कि 342 के ऐवान में 166 सीटें थी, 166 पाकिस्तान निस्बतन मेजॉरिटी, लेकिन फिर भी कुल्ली मेजॉरिटी नहीं थी। फिर भी इन्हें किसी न किसी अंदाज में कुछ सूबों में जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, और यहां पर हुकूमत दी भी गई इन्हें, तो इतनी दी गई कि बस आपने यहां तक ही रहना है। और इसके बाद यकीन तौर पर जिस अंदाज से और सारे मामला चले, ये मैं और आप जानते हैं, शायद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में, अगर मैं 1970 के इलेक्शन की बात करूं तो नवाज शरीफ साहब बेहतरीन मेजॉरिटी में उस वक्त आ गए थे। ये वाहिद इलेक्शन है जो मुझे नजर आ रहा है। और इसके 2013 के बाद फिर 2018 का इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, और उस इलेक्शन में 149 सीटें। फिर वही हुआ कि एक लटकती मटकती हुकूमत कि जिसको जब चाहे नीचे से फर्श को हटा दिया जाए और गिरा दिया जाए, टेबल टर्न्स कर दिए जाएं, और यही हुआ इनके साथ इस पूरे सिनेरियो में जो मैं और आप देख भी रहे। अब है 2024 का इलेक्शन नाज़रीन। 2024 के इलेक्शन की रुदाद मैं और आप सुन रहे हैं, और सबसे पहले कि इसके बिसाइड द रिजल्ट्स, कि मैं रिजल्ट्स की तरफ जाऊं, ये बताना कि अवाम ने जिस अंदाज से इस अहम तरीन इलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे इलेक्शंस जो है, इलेक्शन तो खैर वैसे कौमों की तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल होते ही हैं, लेकिन इस इलेक्शन की अहमियत मैं समझता हूं पिछले तमाम इलेक्शन से ज़्यादा इसलिए थी कि ये आजकल के दौर में का बेहतरीन इलेक्शन इसलिए कहा जाएगा कि सोशल मीडिया का रोल हमारी ज़िंदगियों में अब बहुत बढ़ गया है। और जब कुछ पार्टियों को कहा जाए कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, तो फिर ग्राउंड पर अवाम ने निकल कर ये साबित किया कि सोशल मीडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ताकत है। और जिस अंदाज से अवाम चाहती है, अवाम जो समझती है, अवाम को आगे बढ़ने का जब मौका मिला तो अवाम ने अपना हक इस्तेमाल करके ये साबित किया कि इनके वोट की अहमियत भी है। लेकिन इनके वोट की अहमियत से क्या आप समझते हैं कि अवाम मायूस हो गई है? और जिस अंदाज से रिजल्ट्स की जो है फरावानी इलेक्शन कमीशन से आना शुरू हुई है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। मैं ट्रेंड्स की छोड़ दीजिए, मैं मीडिया को भी नहीं देखता, मैं अवामी राय की अगर मैं बात करूं तो अवाम को मायूस करने की इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक भोंडी सी कोशिश यकीनी तौर पर नज़र आती है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, तमाम तज्जियाकार, किसी भी पार्टी से, किसी भी माइंडसेट से, किसी भी नज़रियात को सपोर्ट करने वाले
इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ठीक से रोल प्ले नहीं किया। मैं बाद में बात करूंगा वक्फे के बाद आकर कि आलमी मीडिया इस बारे में क्या कहता है, आलमी मीडिया कितनी तशवीश है पाकिस्तान के इस 2024 के इलेक्शन पर। लेकिन नाज़रीन कराम, जिस वक्त ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें यकीनी तौर पर एक पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है, उनकी तादाद जो है, उनकी सीटों की तादाद जो है वो 100 के करीब है या 100 से तजावुज़ कर चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 71 सीटों के साथ है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, और 50 से कुछ ज़ायद सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, और 17 सीटें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। तो ये नो डाउट कि इनमें कुछ चीज़ें तो बड़ी एक्सपेक्टेड थी, हम समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी किसी न किसी तरह से ये सीटें यहाँ तक पहुँच जाएगी। दो चीज़ें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी को भी सीटें मिलना ही थी, लेकिन दो बातें जो हैं वो बड़ी हैरत अंगेज हुई हैं इस इलेक्शन के अंदर। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि आज़ाद उम्मीदवार, इन्होंने एक माइलस्टोन कामयाबियां हासिल की हैं, और ये बड़ा मुश्किल था इन हालात में, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम ने वोट दिए हैं और बड़ा मुश्किल हालात में निकल कर वोट दिए। नंबर एक, ये बात तो एक तय हो गई, मुसल्लिमा हकीकत बन गई। एक और, जो कराची की सतह पर 17 सीटें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिली हैं, ये एक और सवालिया निशान भी है। और सवालिया निशान क्यों ना होगा, क्योंकि खुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, खुद इन्हें उम्मीद हो या ना हो, जब इनके भी कुछ लोगों से बात हुई थी, इनके सपोर्टर्स से बात होती थी, तो 5-7 सीटों तक तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और बाकी पर उनको सख्त तरीन मुकाबले थे। और मेरा ख्याल है कि इतनी आसानी से 17 सीटें कराची के अंदर लेना किसी भी पार्टी के लिए, कराची जो है मल्टी डायमेंशनल सिटी है, इस सिटी में 17 सीटें आ जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अनएक्सपेक्टेड कामयाबी है जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हासिल की है। और नो डाउट कि अब इस पर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। अब पाकिस्तान की दीगर तमाम सियासी जमातें जो हैं, कराची की दीगर सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इस चक्कर को आवाम को समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे गैर मुल्की मुबस्सिरीन और कौमी मुबस्सिरीन जो हैं, वीलॉगर्स जो हैं, वो भी इस पर टिका के बात कर रहे हैं कि ये जो होने जा रहा है, जो किया जा रहा है, इस पर अब भी अगर हम ना संभले तो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात, जिसे हम मुआशी भी कह सकते हैं, जिसे हम सियासी भी कह सकते हैं, शायद मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर भी ये जवाज़ नहीं बन पाएगा कि किस तरह से एक पार्टी के लिए इतने रास्ते मजबूत कर दिए जाएं और दीगर पार्टियों के लिए इतने आसान कर दिए जाएं। तो ये जो बहुत बड़ा जो फ़र्क है, जो इम्बैलेंस है, ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी मौजूद तरीन हालात नहीं हो सकते। और मुश्किल तरीन सूरत हाल में अब अगर देखा जाए तो मैं एक मरतबा फिर माजी में आपको ले जाने की कोशिश करूं कि उस वक्त भी जब मेरे मुंह में खाक कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूं कि आज भी पाकिस्तान उसी 1970 के इलेक्शन के दोराहे पर खड़ा है, तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज के दौर में किसी भी खित्ता ज़मीन के टुकड़े कर देना इतना आसान नहीं होगा। अगर दुश्मन ये सोच भी रहा है तो शायद अपनी खाम ख्याली में है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अवामी लीग के 167 सीटें जो थीं वो 1,30,00,000 वोट मिले थे अवामी लीग को उस वक्त। और यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीटें थीं और उसमें 61 लाख वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर में, और जो कि 19% बनता है, जो कि 19% रिजल्ट बनता है, जबकि 40% रिजल्ट जो है वो दिया था, यानी कि 40% तक की कामयाबी जो थी वो अवामी लीग की उस वक्त 1970 के इलेक्शन में। और फिर हुआ क्या, मैंने और आपने देखा, तारीख ने भी देखा, और आज की उस तारीख को खुदा न खास्ता जब हम सुनते हैं कि किस अंदाज से उस वक्त के इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की गई थी, आज दोबारा से ये कोशिशें यकीनी तौर पर कितनी बारावर साबित होंगी और कितनी नुकसानदेह या फ़ायदेमंद साबित होंगी, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन कराम,
इलेक्शन की इस छोटी सी मुख्तसर सी तारीख आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, और तारीख यकीनी तौर पर अपने आप को दोहराती है, और जब ये दोहराएगी तो हो सकता है कि हम किसी और बड़े हादसे का पेशखेमा साबित ना हो जाएं। नाज़रीन, वक्फ़े के लिए कहा जा रहा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होता हूँ और मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल और इस पर अवामी रद्द-ए-अमल, हमारे तज्ज़ियाकारों के रद्द-ए-अमल और आलमी मीडिया क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और यकीनी तौर पर मैंने और आपने अब तक तो एक नहीं, दो नहीं, मुख्तलिफ विक्ट्री स्पीच की अहमियत जो है वो यकीनी तौर पर प्रोग्राम के मिड में मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि विक्ट्री स्पीच कब की जाती है, किसे करनी चाहिए, किसका हक होता है अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर भी, यानी कि और कौन सुनेगा विक्ट्री स्पीच, कौन सुन सकता है, किस लेवल पर सुन सकता है। तो इस पर बात करने से पहले मैं इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा 2024 के इलेक्शन के टर्नआउट को अगर देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट टर्नआउट रहा है। क्या वजह बनी, मैं अगर वजूहात की बात करूं कि क्या वजह बनी कि इस हद तक, क्या ये उन अहबाब के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो समझते थे कि इस बार आवाम जो है वो का रिस्पॉन्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। खौफ की फ़िज़ा यकीनी तौर पर रही है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, मतलब इसमें कोई कह नहीं सकता, ये आंखों देखी बातें हैं, कोई इस पर अपनी राय कुछ भी कहे, लेकिन अब तो मैंने कहा ना कि गैर जानिबदार भी और मुखालिफिन भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि खौफ की फ़िज़ा ने ही इन तमाम वोटर्स को निकलने पर मजबूर किया है। जिसे बार बार कहा जाता है ना कि अब तो ये खैर एक सियासी सिंबल बन गया है कि कौम में शऊर आ गया है, तो शायद ये पहली मर्तबा हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इतने प्रेस्ड लोग जो हैं वो उमड़ के सामने आए हैं, और शायद मैनेजर्स के लिए इन तमाम चीज़ों को संभालना बहुत बहुत नहीं, कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो गया, और शायद यही वजह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की 100 से ज़ायद की फ़हरिस्त। अब इन आज़ाद में यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे आज़ाद भी हैं जो यकीनी तौर पर किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी पार्टी का टिकट नहीं है, वो वाकई जेन्युइन आज़ाद हैं। उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो कितने होंगे इन 100 में से? मेरा ख्याल है कि कोई 10% तो यकीनी तौर पर होने चाहिए, 10, 12, 15 इतने तो कमोबेश हर बार इलेक्टेबल्स होते ही हैं हमारी इस, उनको छोड़ के अगर देखा जाए तो एक पार्टी से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है। लेकिन हुआ क्या, मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच देने का ऐलान किया या विक्ट्री स्पीच के लिए आए, सबसे पहले तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, मैं रियली एक जीता हुआ खिलाड़ी, एक विक्ट्री स्पीच देता हुआ खिलाड़ी क्या इतना मायूस हो सकता है कि जिसके चेहरा बयान कर रहा हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही हो कि शायद ये खुद भी इस विक्ट्री स्पीच के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है, बल्कि इसका हक नहीं रखते। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की सीटों का तयन जो है वो 60 से 65 था, जो बढ़कर अब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 71, 72, 75 के करीब पहुंचा होगा मुश्किल से। ये वजह है कि जब आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे, और दुनिया में मैं फिर ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में ये मुसल्लमा उसूल है कि जब आपका चेहरा, जब आपके अल्फाज आपकी इनर का साथ ना दे रहे हो तो वो झूठ होता है। जी हाँ, वो झूठ होता है। जब आपका चेहरा मोहरा, आप कितनी ही एक्टिंग क्यों ना कर लें, कितने ही बड़े अदाकार कलाकार क्यों ना हो, अगर आपका चेहरा, आपके अल्फाज, आपकी ज़बान, आपके लबो लहजा और आपके होंठ आपकी उन बातों को सदाकत, आपके उन सोचों को सदाकत की मयार पर परखती नहीं पाती, तो ये झूठ ही कहलाता है। और शायद यही मतला सबसे ज़्यादा दिखने में आया
और ये विक्ट्री स्पीच जो है वो एक फेक सी विक्ट्री स्पीच रही। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी इनके साथ इनके हमरा थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी इनके बिल्कुल साथ खड़ी थी, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही थी मरीम नवाज़ ख़ास तौर पे, क्योंकि शायद मरीम नवाज़ को एज हासिल है बाकी दो बुज़ुर्ग साहिबान के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा मैनेज कर लेने का। तो उन्होंने पूरी कोशिश की मरीम नवाज़ ने, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी जब सिनेरियो ऐसा बन रहा हो तो यानी कि अब जब माहौल ही स्टूडियो का ख़राब हो, अगर कोई शूट भी हो रहा है और कोई एक अदाकार ही कोशिश करके उस माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये एक कोशिशें कामयाब और बावर साबित नहीं होती। और यही मरीम नवाज़ के साथ भी हुआ कि बाकी दो और पीछे आसपास खड़े लोग शायद इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे जितनी मरीम नवाज़ पेश कर रही थी अपने आप को कॉन्फिडेंट होने के लिए। तो वो मामला जो है वो उस वक्त मुमासिलत नहीं रख पा रहा था। तो ये विक्ट्री स्पीच इस विक्ट्री स्पीच को न सिर्फ ये कि वो नाक़िद जो हमेशा मुख्तलिफ पार्टियों के लिए नाक़िद हुआ करते थे और नवाज़ शरीफ के बयानिए के सपोर्टर्स थे, शायद उन्होंने भी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। और ये पहली मरतबा हुआ है कि जिन्हें हम कहते हैं कि नवाज़ शरीफ कैंप के मुबस्सिरीन ने भी इस विक्ट्री स्पीच को और नवाज़ शरीफ के इस वक्त विक्ट्री स्पीच के लिए आने को यकीनी तौर पर इन्होंने इसको चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा, उनका कहना ये था कि नवाज़ शरीफ को इस मौके पर आने की ज़रूरत नहीं थी। 70, 80, 90 सीटों के लोग मौजूद हों और नवाज़ शरीफ 60 सीटों पर आकर अपनी अपनी विक्ट्री स्पीच दे दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर आलमी मीडिया, आप हैरान होंगे कि आलमी मीडिया ने जिस अंदाज से शह सुर्खियाँ लगाई हैं अपने अपने मुल्कों में पाकिस्तान के इलेक्शन पर और इस विक्ट्री स्पीच पर, आपकी सोच है। आलमी मीडिया ने लिताड़ के रख दिया पाकिस्तान के इस इलेक्शन के चेहरे से, नकाब तक उतार दिया है। और प्री पोल रिगिंग और फिर यहाँ पर इलेक्शन डे और फिर इसके बाद इलेक्शन के बाद की जो सारी प्रोसीडिंग्स जिस पर गहरी निगाह रखे हुए है आलमी मीडिया, शायद हम और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो पाकिस्तान के चेहरे पर इस इलेक्शन के ज़रिए से एक कारी ज़रब लगाई गई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसे धो के थक जाए तो शायद हम अपना मुंह साफ नहीं कर पाएंगे। हमें अब भी वक्त है कि हकदारों को उनका हक दे दिया जाए। ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता मैं आप सबके सामने बयान करने जा रहा हूँ कि देर ज़रूर हुई है, अभी अंधेर नहीं हुई है। मौका है हम सबके पास इस शऊर की दुनिया में इस अहम तरीन मोटिवेटेड कौम को एक बार फिर संभालने का, जो पूरे पाकिस्तान से निकली है। और अगर देखा जाए तो मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी पार्टी अल मुल्कगीर पार्टी नहीं कहलाई जा सकती। ये तयशुदा और मुसल्लिमा हकीकत है। पंजाब में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ गो के बेशुमार आज़ाद उम्मीदवारों के बहुत सारे तशवीश है उन्हें अपने हलकों के रिजल्ट्स पर, बावजूद इसके भरपूर धांधली या धांधले होने के बावजूद भी ये कहते हैं वो मुबस्सिरीन, और वो ये कह रहा है आज़ाद मुबस्सिर और अवाम, और ये कह रही है वहाँ का उम्मीदवार, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसे भरपूर अंदाज में फैसिलिटेट किया गया पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और कहाँ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आप देखिए कि अगर नताइज की बात करें तो इस वक्त सूबाई असम्बली में ये दोनों जमातें जो हैं बिल्कुल बराबर की बुनियाद पर हैं, एक सीट आगे तो एक सीट पीछे। ये अजीब मंजर शायद अनएक्सपेक्टेड है उन तमाम लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेहनत उन्होंने बहुत की, लेकिन अवाम पर जो भरोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से रखा था, अवाम उस पर पूरी नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूरी उतरी है। और सूबाई असम्बली पंजाब में अगर आप देखें, सिंध में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे पीछे हुआ करती थी। जमात इस्लामी ने बड़ी मेहनत की थी इस बार कराची के अंदर अपने आप को सेटल करने के लिए। हालिया बल्दियाती इलेक्शंस के बाद जमात इस्लामी ने अपनी एक साख बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस बार जमात इस्लामी भी वो रोल प्ले नहीं कर पाई। और हुआ ये कि इस वक्त 17 सीटें हैं कौमी की और सूबाई की भी, यकीन तौर पर एक बड़ी तादाद जो है वो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ रहेंगी। इंटीरियर सिंध की अगर मैं बात करूं, जिस पर जो है हमारे वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला जो है वो बड़े नाराज़ होते हैं कि आप इंटीरियर सिंध ना कहा करें,
तो ठीक है, हम रूरल सिंध कह देते हैं, यानी कि देहात का जो सिंध है, सिंध के जो देहाती इलाके हैं, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती चली आई है। इस बार भी जीती है, तो ये क्लीन स्वीप हुआ। लेकिन सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक रोल प्ले किया है, बलूचिस्तान में भी इनका एक रोल है, और केपी के तो आपको और हमें पता ही है कि क्लीन स्वीप है। तो पंजाब के बाद केपी के दो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। मुस्लिम नवाज को सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अगर हम कह सकते हैं कि एक पंजाब की पार्टी, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के तमाम सूबों की जमात कहलाने का हक रख चुकी है। और ये इससे पहले भी साबित किया गया था, एक बार फिर साबित किया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि इसको कैसे और किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। नाज़रीन कराम, बहुत सारे बुर्ज जो है उलट गए, और बहुत सारे बुर्ज जो हैं, बहुत सारे जो सतून जो हैं, वो गिरते गिरते बचा लिए गए। मैंने और आपने देखा कि वो इलेक्शन, उस इलेक्शन जो रिजल्ट्स टीवी पे आना शुरू हुए थे और 9 बजे तक कमोबेश चलते रहे, 9 साढ़े 9 बजे तक ये चलते रहे, पब्लिक ने अपना ट्रेंड सेट किया। और जो फिगर्स आ रहे थे कि 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोटों से जीता हुआ उम्मीदवार जो है वो अगले चंद घंटों में 25 हज़ार वोट से हार जाता है। ये मैनेज किया गया, या वाकई ये ट्रेंड था, जो ट्रेंड हमें दिखाया जा रहा था वो ठीक नहीं था? इसका फैसला अब अदालतों के में ही चला गया है। और आप जानते हैं कि ओन चौधरी और सुल्तान अकरम राजा और ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा जो है, ये जो है अब आमने सामने थे, और लाखों वोट मिल गए ओन चौधरी साहब को, और जीते हुए सलमान अकरम राजा जो हैं वो हार गए, बकौल उनके हरा दिए गए, लेकिन मैं कहूँ कि वो हार गए। अब उन्होंने इसको चैलेंज किया, और ये पहला चैलेंज है जो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस फैसले को रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन को तंबीह की है कि आपने इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी नहीं करना। और ये शायद बारिश का पहला खतरा साबित होगा उन तमाम उम्मीदवारों के लिए, खा वो आज़ाद हैं, वो किसी पार्टी से वाबस्ता हैं, कि अब उन्हें फॉर्म 45 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फॉर्म 45 मैं और आप सब जानते हैं, मैं फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का, यानी कि अगर 340, 350, 150 जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं एक हल्के के अंदर, उस पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट होता है, जो किसी भी उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट लेकर निकलता है, वो तमाम पोलिंग एजेंट्स के पास बिल्कुल एक ही जैसा होता है, क्योंकि वो कार्बन कॉपीज के साथ या अलग अलग सेम बनाया जाता है, जिस पर वहाँ का जो पोलिंग स्टाफ जो है वो स्टैम्प करता है। उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन का हेड जो है वो स्टैम्प करता है, अपने सिग्नेचर, अपना अंगूठा सब कुछ लगा के इनको ऑफिशियल रिजल्ट देता है। ये रहता है फॉर्म 45। ये तमाम हल्के के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आरओ ऑफिस में, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाके जमा होते हैं। ये सब सारे जमा होते हैं, और ये कहलाता है आरओ ऑफिस, और ये कहलाता है फॉर्म 47, जिसमें हर पार्टी का टोटल यहां लिखा जाता है। ये होता है फॉर्म 47। हुआ ये है, या क्लेम ये है उन हारने वालों का जो कि क्लेम कर रहे हैं, जो कि सरापा एहतजाज हैं, उनका कहना यह है कि फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर वो जीत चुके हैं। और फॉर्म 47 में जब दर्ज किया गया ये रिजल्ट, तो ये पलट दिया गया। और ये एक जादू जो हुआ है, इस जादू को कौन समझेगा, कौन देखेगा? तो यकीन तौर पर ये अदालतों की कोर्ट में जाएगी बॉल। और जिसकी पहली बॉल, जिसका मैंने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब के कोर्ट में जाने से एक फैसला रुक दिया है कि इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी तब होगा जब अदालत चाहेगी या अदालत कहेगी। मसला ये नहीं है, मसला अब जो पैदा होगा, क्या हमारी अदालतें इस तेज़ी के साथ, जिस तेज़ी से ये मेरा ख्याल है कि शायद सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो अदालतों में पहुंचेंगे, उम्मीदवारान, उसमें जेन्युइन भी होंगे और नॉन जेन्युइन भी होंगे। जो लोग ये सब कार्रवाई करते हैं, या कार्रवाई जिसे डालना कहते हैं हमारी आम जबान में, उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि वो गेहूं के साथ घुन को भी साथ साथ पिसने के लिए डाल देते हैं, ताकि इतना बर्डन और इतना बोझ हो जाए कि अदालतें खुद अपना सर पकड़ के बैठ जाएं और इसके फैसले देर से आएँ। उस देर में बहुत सारी चीज़ें
अंडर टेबल सेटल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अंडर टेबल सेटल कर ली जाती हैं। तो ये मामला मैं और आप हमेशा से देखते रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि अब बॉल जो है वो अदालतों के कोर्ट में जाएगी और इस गैर मुनसिफाना अब इस इलेक्शन की जो शफाफियत है, इस पर कई क्वेश्चन मार्क आ गए हैं। आलमी न्यूज़ जो है वो ख़ुद अमेरिका का बयान आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है कि अमेरिका ने बड़ी नुक्ताचीनी की है और अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में ये बताया है। हमारी इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे इक़दामात पर नुक्ताचीनी की है, ख़ास तौर पे इलेक्शन डे पर जो बार बार कहा गया, बार बार ये सवाल किया गया कि क्या हमारी मोबाइल फ़ोन्स की ऐप्स, मोबाइल फ़ोन की जो कनेक्शंस जो हैं, सिग्नल्स जो हैं वो बंद किए जाएंगे। लेकिन कहा गया बार बार कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐन इलेक्शन के आगाज़ में ही इसे बंद कर दिया गया, जिस पर पूरी आलमी मीडिया सरापा एहतजाज बनी थी। और हुआ यही जो लोग चाहते थे, यहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार या अपने जो बाख्तियार लोग हैं, हुआ वही जो वो चाहते थे। और आगे आने वाले दिनों में किस अंदाज से हम आगे बढ़ पाएंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब कोर्ट बॉल जो है वो अदालतों के कोर्ट में है और अदालतें इसको किस तरह से आगे बढ़ाती हैं, इस पर देखना होगा। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, कुछ और एनालिसिस जो है इस इलेक्शन के हवाले से आपके सामने रखता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और अब इस इलेक्शन के बाद जहां पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतने आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जिसे हम कहते हैं कि मवेशी मंडी जो होती है ना, अब वो लगेगी ठीक से। गो के जिन आज़ाद उम्मीदवारों को किसी न किसी पार्टी से कुछ पार्टी अपने पास जोड़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका क्या फ्यूचर होगा कुछ कहा नहीं जा सकता किस अंदाज से। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर जुड़ भी गए वो किसी पार्टियों के साथ या अपने आप को बेच भी दिया, तो ये क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, मतलब हम मुंह किस तरह दिखाएंगे? झूठ के पर नहीं होते, ये उड़ नहीं सकेगा, ये ज़मीन पर ही बैठा रहेगा और देखेगी दुनिया हमारे इस झूठ को। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर इस बार तो मुझे नज़र आ रहा है। गो के कुरान करीम पर हलफ लिए गए हैं बहुत सारी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों से, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और देखें अब ये प्रेशर किस लेवल का होगा। तो अब जो सियासत है वो जोड़ तोड़ की सियासत होगी। यही मैंने आपको अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि कोई पार्टी चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, ख्वाह माजी में ये मुस्लिम लीग नवाज रही हो, या माजी में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही हो, मैं शर्तिया कहता हूं कि किसी भी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जानबूझकर नहीं बनाया जाता। ये इसलिए नहीं बनाया जाता कि इन पार्टियों की जब अपनी हुकूमतें किसी के मोहताज नहीं होंगे, ये लूले लंगड़े नहीं होंगे, तो फिर वो अपनी समझ से और अपनी समझबूझ से और अपनी ताकत से काम करेंगे। और जब ये अपनी ताकत से काम करेंगे तो बहुत सारी और ताकतों को सरनिगू होना पड़ेगा। शायद ये है वो असल जज्बा मुहर्रिका जिसके बायस किसी भी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसे दुनिया में होता है ऐसा, कई इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हो ही नहीं पा रहा। हमेशा किसी न किसी पार्टी का रास्ता रोका गया है। मैं किसी एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, किसी पार्टी को भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, 2/3 अक्सरियत जिसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं आने दिया गया। क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही कभी नहीं है? जी नहीं, ऐसा हुआ होगा। मैं शर्तिया कहता हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। तो अब की दफ़ा अवाम ने एक बार फिर अपनी राय दी है। देखें इस राय का किस अंदाज में एहतराम किया जाता है। लेकिन जोड़ तोड़ की जब ये सियासत है, ये उरूज पे रहेगी। लोग कहते हैं पैसा चलेगा, करोड़ों अरबों की बात होगी, और पैसा
जब आवाम की ज़िंदगी में पैसे की अहमियत इतनी बढ़ जाए, जहाँ आज जिस माशरे में, जिस जिस फ़िज़ा में मैं और आप सांस ले रहे हैं, तो वहाँ पर पैसे की चकाचौंध यकीनी तौर पर कभी कभी आदमी के ईमान को और आदमी की आंखों को खीरा कर देती है। तो अब इल्हाक का क्या तरीक़ाकार रहेगा? मैंने पहले कहा कि 100 से ज़ायद जो आज़ाद हैं, ये सबसे ज़्यादा पुरकशिश और अहमियत के हामिल हैं। इनमें से कितनों की बोली लग जाएगी, कितने बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, या इनको किसी एक और खूंटे से बांधने का बंदोबस्त उनकी पार्टियों ने कर दिया है, ये कैसे आगे जाके आगे बढ़ेगी, इस पर एक और कई नुक्ताचीनियाँ सियासी, अखलाकी और मजहबी एतबार से उठाई जाएंगी। लेकिन ये बात अब तय है कि फैसला जो है अब इन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ गया, क्योंकि किसी पार्टी ने भी अब तक कोई ऐसी सूरत हाल, ऐसी पोजीशन हासिल नहीं की कि इनको हुकूमत ज़माम इक़्तिदार दिया जाए। अभी अभी मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन कहेंगे या चेयरमैन कहें, बैरिस्टर गौहर, वो अपनी स्पीच में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठा चुके हैं। और उनका कहना ये है, जो अब से नहीं, अब से कोई मैं एक दिन पहले की भी बात करूं तो बहुत सारे फॉर्म 45 के तहत, मैंने कहा है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की मैंने आपको थोड़ी सी अलग-अलग करके बताने की कोशिश ज़रूर की है। तो उनका कहना ये है कि हम फॉर्म 47 के एतबार से, बेशक ये जो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस कर रहा है उसमें हमारी 100 सीटें हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा क्लेम है कि फॉर्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 170 सीटों के साथ लीड कर रही है इस वक्त। ये मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ, और ये बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट होगा। अब मैंने कहा कि 70 सीटें बहुत होती हैं, इससे हुकूमतें और 170 सीटें 2/3 अक्सरियत हो जाती है। तो कमोबेश, क्योंकि 200, 342 और 272 हैं, और इसके बाद हमारी जो सीटें हैं, ये तो वो सीटें होंगी 170 जो कि मखसूस सीटों के अलावा होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका कहना यह है कि इन मखसूस सीटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपनी हुकूमत बना लेगी, और जब मखसूस सीटें इसमें शामिल होंगी तो यकीनी तौर पर यह अक्सरियत 342 में कमोबेश 200 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगी, और शायद एक बहुत बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। ये कहना है बैरिस्टर गौहर का। लेकिन ये कब मुमकिन होगा, क्योंकि इस वक्त जिस अंदाज में कल की मुलाकातें, जोड़ तोड़ की सियासत का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ है, और जिस अंदाज से मुख्तलिफ जमातें आपस में, जमातें नहीं बल्कि जमातों के कायदीन आपस में मिलना शुरू हुए हैं, जो अब से कुछ दिन कबल, कुछ अरसा कबल नहीं, कुछ हफ्तों कबल भी नहीं, कुछ दिन कबल, बल्कि अब मैं कहूँ कुछ घंटों कबल जो है वो एक दूसरे पर लान तान फरमा रहे थे। क्या अजीब सिस्टम है! क्या हम इस हद तक हुकूमत के लिए, ज़मामे इक़्तिदार को अपने हाथ में लेने के लिए, अपने पावर के लिए, कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। पहले हम खिलाफ थे, अब से चंद साल पहले इतने खिलाफ कि हम पेट फाड़ने पर आ गए थे। इसके बाद हमें मिलाया गया। पिछले 2 सालों में, 16 महीने, 18 महीने, 2 साल की हुकूमतों में हमने देखा कि फिर शीरो शकर होकर ये मिलते रहे, एक साथ हुकूमत होती रही, और दुनिया के ट्रिप भी लगते रहे, और यहाँ पर भी अवाम का बेड़ा गर्क होता रहा। इन तमाम महंगाई के जिस सूरत से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये इन्हीं 16-18 2 साल की कारकर्दगी रही इनकी। एक दूसरे को के साथ बगलगीर होकर वो मिलते रहे, लेकिन इसके बाद फिर हुआ, जैसे ही इलेक्शन का दौर करीब आया तो फिर हम अलग-अलग हो गए। ये कैसे मुमकिन होता है? मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल होगा, बल्कि आप सबके लिए, जितने भी जी शऊर लोग हैं, उन सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और वो बातें जो हम मीडिया पे कह चले हैं, मीडिया ने वो रिकॉर्ड कर ली हैं, वो आर्काइव से निकाल कर बयान करते चले जा रहे हैं कि हजरत पहले आप ये कह रहे थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद दिनों पहले आप ये फरमा रहे थे, और आज आप फिर, जैसे ही 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, और जब रिजल्ट्स आपकी दस्तरस से बाहर हो गए, तो 60-70 सीटों पर आप विक्ट्री स्पीच देते हैं, और इसके बाद कहते हैं कि हम अपने अलाइज के साथ। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुनकर, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के अल्फाज सुनकर, कि हम अपने अलाइज के साथ। व्हाट अलाइज नहीं है। आपने अलग अलग निशानात पर, अलग अलग सूबों में, बल्कि अलग अलग हलकों में आमने सामने इलेक्शन लड़ा है, तो अब अलाइज कैसे हो सकते हैं?
नवाज शरीफ साहब एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मरतबा ये फरमा गए कि हम अपने अलाइज के साथ हुकूमत बनाएंगे। अलाइज हो ही नहीं सकते। इलेक्शन का अलाइज तो आपका शायद ही किसी पार्टी के साथ हो। JUIF ने अपना इलेक्शन खुद लड़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन खुद लड़ा है, और MQM ने अपना इलेक्शन खुद लड़ा है। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं था आपका। आमने सामने इलेक्शन लड़े हैं आप पीपल्स पार्टी के साथ हर जगह पर, पूरे पंजाब में आप देख लीजिए। लेकिन अब अगर आप इनको अलाइज बना रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है। आप अलाइज कह रहे हैं तो ये मुस्लिम नवाज की मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने रास्ता रोकना है किसी एक पार्टी का। तो देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब भी अगर होश के नाखून ले लें। मैं शर्तिया कहता हूँ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध का सूबा हमेशा से मौजूद रहा है, अब भी मौजूद है। इनकी भरपूर और मजबूत गिरफ्त है सिंध में। शायद इस वक्त पीपल्स पार्टी वो रोल प्ले कर सकती है जो तारीख में एक सुनहरे हरफों से लिखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नवाज भी चाहती तो कर सकती थी, लेकिन इन्होंने विक्ट्री स्पीच करके अपने लिए वो दरवाजे बंद किए, और बड़ी मुश्किल हो जाएगी अब आइंदा आने वाले दिनों में फॉर्म 45, फॉर्म 45 को किस तरह से झुटलाया जाएगा, कैसे इस कामयाबी की सीढ़ी को पर रुकावटें खड़ी की जाएंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बैरिस्टर गौहर और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे आने वाले दिनों में अदालतों का रोल, मैंने पहले कहा, अदालतों का रोल बड़ा अहमियत का हामिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस पर निगाहें हैं अब पूरे पाकिस्तान की, शायद हो सकता है कि हमारे कुछ नाक़दीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर इतना ज़्यादा एतमाद, पूरे एतमाद के रवैये से, सुप्रीम कोर्ट के रवैये से, चीफ जस्टिस के रवैये से इतने पूरे एतमाद नहीं हैं। लेकिन हमें बहरहाल एतमाद जो है अपनी आला अदालत आलिया पर ही करना होगा। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चैलेंजेस को अवाम की उमंगों के मुताबिक ढाल पाती है या नहीं। तो कोर्ट्स की और हम सब की मैं एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी कौम को ये मुबारकबाद तो ज़रूर दूंगा कि आप निकले और आपने अपने शऊर और अपनी समझ के मुताबिक वोट दिया, और कम से कम इलेक्शन के इस प्रोसेस का हिस्सा बने। इसके साथ ही आज की इस प्रोग्राम को, इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।